गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर, सलाम है। सुबह प्रोग्राम जागो लाहौर के साथ मैं हूं इस प्रोग्राम की मेजबान सिद्रा मुनीर। उम्मीद है कि आप सब लोग जहां कहीं भी होंगे बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। नाज़रीन, मौसम के मिजाज अब रफ्ता रफ्ता तब्दील होने लगे हैं। सुबह और रात के औकात में हमने देखा कि जरा ठंडक का एहसास भी होने लगा है, लेकिन साथ ही साथ स्मोक का पारा भी चढ़ने लगा है। फजाई आलूदगी बढ़ती जा रही है। गुज़िश्ता रोज भी शहर लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में दूसरे नंबर पर रहा और आज सुबह से धुआं नुमा स्मोक के बादल खासे गहरे होते दिखाई दे रहे हैं और एयर क्वालिटी इंडेक्स भी खासा बढ़ने लगा है। और यह बढ़ती हुई स्मोक इंसानी सेहत के लिए इंतहाई खतरनाक कहा जा रहा है जी माहिरीन की जानिब से। आंखों में जलन, स्किन इशू, सांस की बीमारियां, फ्लू, जुकाम की बीमारियां बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं इस खुश्क और आलूदा मौसम की वजह से। और महकमा मौसमियात की जानिब से भी आने वाले चंद रोज तक मौसम में किसी खास तब्दीली का नहीं बताया जा रहा और बारिश के भी कोई इम्कान जाहिर नहीं किए जा रहे। मौसम के मिजाज, फजा की सूरत हाल पर आज के प्रोग्राम में हम मजीद भी बात करेंगे। आगे बढ़ते जी बात करेंगे मुनफरिद और खुश जायका खानों की लज्जत के हवाले से। तो ख्वाबों के शहर में एक और दिलकश इजाफा होने जा रहा है। डिफेंस DHA फेज 4 में रॉयल ढाबा फ्रेंचाइज का इफ्तिताह कर दिया गया है। इस पर रिपोर्ट कर रहे हैं मुदस्सिर हुसैन। अब आपके शहर लाहौर में ख्वाबों के मुनफरिद अंदाज, लाजवाब जायके, USA की पहली फ्रेंचाइज रॉयल ढाबा का डिफेंस DHA फेज 4 में इफ्तिताह कर दिया गया। इफ्तिताही तकरीब में CEO रॉयल ढाबा मीर अनवार अली, उनके रिश्तेदारों और दोस्तों ने शिरकत की। अहले लाहौर के ज़ौक़ तस्कीन के लिए रॉयल ढाबा पेश कर रहा है दुम्बा कड़ाही, दुम्बा सुलेमानी कड़ाही, शनवारी कड़ाही, ईरानी कड़ाही, मटन कुन्ना, नमकीन टिक्के और बारबेक्यू की वसी रेंज। फ्रेंचाइज के CEO मीर अनवार अली कहते हैं, डिफेंस में स्पेशल ढाबा शुरू किया है। सफेद पोश तबके के लिए भी खुसूसी रियायत रखी गई है। हमने बटेर कढ़ाई अभी शुरू की है और जो कि पहले कोई भी नहीं कर रहा लाहौर में। उसके बाद हम अभी वो तीतर वगैरह का रेंज कर रहे हैं, तीतर कढ़ाई देंगे। फिर आपको तंदूर में लैम्ब रोस्ट जो आपको कहीं नहीं मिलेगा, इस तरह की चीज़ें। 25-30 हज़ार डिफेंस में सफ़ेद पोश लोग हैं, वो तो पता ही खाना भी नहीं खाते। मैंने उनके लिए पैकेज डिवाइस किया कि 68 रुपीज़ में ये 6 रुपये में 3 रोटियाँ, जो कि फिर मैं कह रहा हूँ हमारा 110 ग्राम है जो पाकिस्तान में कोई नहीं दे रहा। फिर उसके साथ हम 6 चीजें ऑफर करते हैं, उनके पास चॉइस है टू टेक वन। रॉयल ढाबा में नमकीन दुम्बा कड़ाही के लिए स्पेशल शेफ अब्दुल्ला ने अपनी महारत के हवाले से बताया कि वो कई सालों से ये स्पेशल डिश तैयार कर रहे हैं। हमारे पास नमकीन पोट चाम सिर्फ नमक लगाते, नाल चकी सिर्फ नमक। जो हमारे पास सुलेमानी कड़ी उसमें अदरक है, लहसुन है, सब्ज मिर्च, तकाली मिर्च, कोई मसाला वगैरह नहीं, देसी माहौल होगा। जिस तरह नमक मंडी में जाकर मिलेगा वो इधर भी मिलेगा। हमारे पास काबली पोलो होगा, रोश होगा, दमपो, जो नमकीन सिस्टम है, देसी माहौल, VIP क्लासिकल चीज मिलेगा। रॉयल ढाबा डिफेंस में देसी घी में तैयार कुन्ना कड़ाही और नमकीन टिक्के अहले इलाका के लिए खास सौगात होगी। कैमरामैन उस्मान शब्बीर के साथ मुदस्सिर हुसैन, लाहौर न्यूज। नाज़रीन, रॉयल ढाबा खुलते ही वहाँ की रौनक है आपने देखी है। और जब भी खाने पीने की बात आती है लाहौर जैसे बड़े शहर में, यकीन मानिए ये एक ऐसा बिजनेस है कि कोई भी चाहे छोटे लेवल पर शुरू कर ले चाहे बड़े लेवल पर शुरू करे, ये बिजनेस चल जरूर जाता है। आगे बढ़ते हैं जी, कुछ बात करेंगे। शादी ब्याह के सीजन का आगाज होते ही अरूसी मलबूसात की मांग में भी बहुत हद तक इजाफा हो गया है। नामवर ब्रांड लाजवंती ने DHA में अरूसी मलबूसात पर मबनी शानदार नुमाइश का इनाकाद किया है। तफसीलात सबील हसन रिपोर्ट में दिखाएंगे। शादियों के सीजन का आगाज होते ही खरीदारों की रौनकें भी शुरू। नामवर ब्रांड लाजवंती ने DHA के Z ब्लॉक में शानदार नुमाइश का एहतमाम किया। उरूसी मलबूसात पर मबनी नुमाइश में 40 से ज्यादा डिजाइनर्स ने भरपूर हिस्सा लिया। रंगारंग तकरीब में गुलकारा सारा रजा खान ने भी अपनी खूबसूरत आवाज का जादू जगाया।
लाजवंती ब्रांड की चीफ एग्जीक्यूटिव आयशा हम्माद ने बताया कि खवातीन की दिलचस्पी के पेश नज़र मलबूसात की मुकम्मल वैरायटी रखी गई है। मेरे पास यहाँ पे मोर देन 20 डिज़ाइनर्स हैं अदर देन लाजवंती इज़ अ वेरी ओल्ड ब्रांड, तो उनको थोड़ा बूस्ट अप करने के लिए हमने एग्जीबिशन रखी है और इसमें हमारा आपको ट्रेडिशनल ड्रेसेस बहुत ज़्यादा मिलेंगे, बाकी विंटर्स आ रही हैं उसके लिहाज से आपको मिलेगा। यहाँ पे ऑलमोस्ट आपको हर रेंज मिलेगी। खवातीन की बड़ी तादाद भी यहाँ पहुँची और नित नए मलबूसात को सराहा। डिजाइनर्स और शुरका खवातीन ने नुमाइश को शानदार करार दिया। हर किस्म के क्लाइंटेल को इन लोगों ने केटर किया है, हर किस्म के इवेंट्स, आपको पार्टी वेयर, डिनर, शादियों का हर किस्म की चीज़ अंडर वन रूफ मिल रही है। तो मैं तो सबको रेकमेंड करूंगी कि यहाँ लाजवंती आएँ। इट्स वेरी नाइस, बहुत अच्छी है और एक्चुअली द सीज़न इज़ अबाउट वेडिंग, तो ये वेडिंग सीजन के बारे में एंड वी ट्राई कि हमारी बेस्ट से बेस्ट कलेक्शन आ सके, सो वी टेक द मिनिमल प्राइसेस एंड पुट आवर बेस्ट कलेक्शन ओवर हियर। खवातीन ने मजीद कहा कि आइंदा भी ऐसी नुमाइश का इनेकाद किया जाए। कैमरामैन साजिद इलियास के साथ सबीउल हसन, लाहौर न्यूज़। ऐसी रिपोर्ट आपने देखी है। यकीनी तौर पर शादी सीजन का आगाज होने जा रहा है, बल्कि हो ही चुका है और खवातीन की मुश्किलात बहुत बढ़ गई हैं, क्योंकि उनको हर शादी पे, हर फंक्शन पे जाने के लिए एक नई ड्रेस चाहिए होती है और जो पहले फंक्शन पे पहन चुकी होती हैं वो ड्रेस पहनना बिल्कुल भी पसंद नहीं किया जाता, क्योंकि वो सारी कजन्स ने, सारे खानदान ने, सारी फ्रेंड्स ने देख ली होती है। ये एक बहुत बड़ा मामला होता है खवातीन के लिए। आगे बढ़ते हैं जी, मुझे आपके साथ एक मुनफरिद खबर की कहानी शेयर करनी है और खबर ये है कि पहले तो हमने देखा कि इंसानी हाथों से कैनवस पर खूबसूरत रंग बिखेरे जाते थे, मुसव्विर पेंटिंग्स करते थे, लेकिन अब कुछ ऐसे रोबोट्स तैयार किए गए हैं जो कैनवस पर खूबसूरत पेंटिंग्स ड्रॉ करते हैं। डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करती हूँ जी। तरजीदी आर्ट के मुसव्विर अपने कैनवस पर अंधाधुंध रंग बिखेर कर फनपारे तख्लीक करते हैं। अब एक खातून साइंसदान ने छोटे रोबोट से कैनवस पर मुसव्विरी तख्लीक करने का काम शुरू किया है। दिलचस्प बात यह है कि इस रोबोट को मुसव्विर काबू करते हुए अपनी पसंद के डिज़ाइन भी बना सकता है। इसमें कंप्यूटर के जरिए कैनवस का इलाका मुंतखब करके रोबोट को चलाया जाता है। हर रोबोट पर अपनी पसंद का रंग भी लगाया जा सकता है। जैसे जैसे रोबोट आगे बढ़ता है और यूं कैनवस पर रंग बिखरते चले जाते हैं। इस तरह एक साथ 12 रोबोट बहुत तेज़ी से फनपारे तख्लीक कर सकते हैं। किसी भी रोबोट पर रंग नहीं डाला जाता, बल्कि वो खुद 3 बुनियादी रंगों से भरे हैं और उनमें नीला, पीला और बनफशी रंग शामिल हैं। उनके मिलाप से मज़ीद शेड्स और रंग भी बनाए जा सकते हैं और तीनों रोबोट मिलकर बहुत अच्छे अंदाज में काम कर सकते हैं और रंग ज़ाया भी नहीं होने देते। इस अमल में एक रोबोट दूसरे से राब्ते में भी रहता है। इस निज़ाम को रोबोट के हवाले नहीं किया गया, बल्कि रंगों के इंतखाब, शिद्दत और डिज़ाइन को खुद आर्टिस्ट मुंतखब करता है। इस तरह रोबोट के चलने का रास्ता भी मुसव्विर तय करता है। इस तरह जो कुछ मुसव्विर के दिमाग में होता है, रोबोट की मदद लेते हुए उस पर काम किया जाता है और हस्ब ख्वाहिश फनपारे तख्लीक कर लिए जाते हैं। इस अमल में सबसे मुश्किल काम रोबोट में पेंट भरना होता है, लेकिन माया पेंट को फौरी तौर पर खुश करना एक और बहुत बड़ा चैलेंज है। ये रोबोट पहियों पर चलते हुए आगे बढ़ते हैं और पेंट खुश्क ना होने से पूरा कैनवस गंदा भी हो सकता है, इसलिए एक एक मरहला बहुत एहतियात से पूरा किया जाता है। इसका एक हल ये भी है कि छोटे ड्रोन से रंग फेंके जाए, ताहम उसके लिए रोबोट में कुछ खास तब्दीलियां भी की गई हैं। नाज़रीन, मुनफरिद खबर की कहानी आपने जानी है। आगे बढ़ते हैं जी। अवाम चिल्ला उठी है मगर महंगाई ट्रेन की रफ्तार कम नहीं हो रही। टमाटर हो, अदरक हो, चिकन, आलू, अंडे हो, हर चीज़ की कीमतों में इजाफे का रुझान बरकरार है। इसी हवाले पे मजीद बात कर लेते हैं जी। नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ अब्दुल कादिर मदनी हमारे साथ मौजूद है। अब्दुल कादिर, बताइएगा कौन सी मार्केट में आप मौजूद है? अशिया ज़रूरिया की कीमतें कुछ कम हुई क्या? हाँ जी बिल्कुल, इस वक्त मैं फ्लेमिंग रोड पे मौजूद हूँ, जो कि शहर की परचून मार्केट भी कहलाती है। यहाँ पर जो है वो सब्जियों की दुकानें मौजूद हैं और साथ ही साथ आटा चक्की और परचून दुकानें मौजूद हैं। और अगर आज की सूरत हाल की बात की जाए, चीनी और आटे की सूरत हाल तो जो है वो जैसे ना तो आवाम के लिए तब्दील हो रही है और ना ही जो है वो इंतज़ामिया इसको तब्दील करने में कोई दिलचस्पी का मुजाहरा जो है वो करती नज़र आ रही है, क्योंकि आटा जो है बदस्तूर शहरियों को महंगे दामों फ़रोख्त किया जा रहा है। जो सरकार के आटे के दाम हैं वो 20 किलो आटे का थैला जो है वो 860 रुपये का है, जिसकी कीमत 43 रुपये फ़ी किलो आटे की बनती है। लेकिन 43 रुपये फ़ी किलो आटा शहरियों को जो है वो नहीं दस्तयाब, क्योंकि आटा चक्की मालकान की जानिब से गंदम की कीमतों में इजाफे का उज़र बनाकर जो है वो आटे की कीमतों में मुसलसल इजाफा किया जा रहा है।
और आटे की कीमत जो है वो 80 रुपये फ़ी किलो शहरियों से वसूल की जा रही है। चीनी जो है वो शहरियों को 100 रुपये से 110 रुपये फ़ी किलो तक जो है वो फ़रोख्त की जा रही है। और अगर सब्जियों की बात की जाए तो सब्जियों के दाम तो रोज़ाना की बुनियाद पर जो है वो बढ़ाए जा रहे हैं और ये दाम मार्केट कमेटी सब्ज़ मंडी लाहौर की जानिब से बढ़ाए जा रहे हैं और उनकी जानिब से ये मौक़िफ़ इख्तियार किया जा रहा है कि जो सब्जियों की कीमतें हैं वो तलब और रसद पर रोज़ाना की बुनियाद पर जो है वो उनका तयन किया जाता है। आज 7 सब्जियों की कीमतों में इजाफा किया गया जिसमें 2 सब्ज़ मसाले और 5 मौसमी सब्जियां शामिल हैं। अब्दुल कादिर, हमें ये बताइए कि इंतजामिया की जानिब से महंगाई को कंट्रोल करने के लिए क्या इकदाम किए जा रहे हैं और सरकार के निर्देशनामों पर इम्प्लीमेंटेशन कराने के लिए क्या मैकेनिज्म बनाया गया है या क्या इम्प्लीमेंटेशन की जा रही है? जी सरकार की जानिब से जो महंगाई कंट्रोल करने के लिए कोई इकदाम जो हैं वो तो यहाँ पर जो है वो कहीं पे दिखाई नहीं दे रहे क्योंकि ज़मीनी हकायक जो हैं वो सरकारी नरकनामों के बिल्कुल बरअक्स हैं। सरकारी नरकनामे जो हैं उसमें सब्जियों की कीमतों में इजाफे के बावजूद जो है सब्जियाँ उस कीमत पर शहरियों को दस्तयाब नहीं है। और जो आटा और चीनी की बात की जाए तो आटे और चीनी के हवाले से तो अब इंतज़ामिया जो है वो भी जो है वो कोई कार्रवाइयाँ करती हुई नज़र नहीं आ रही है क्योंकि दुकानदारों से पूछा जाए तो दुकानदार ये कहते हैं कि आटे के थैले फ्लोर मिल से जो है वो सप्लाई नहीं हो रहे, जबकि चीनी जो है वो होलसेल मार्केट में ही महंगे दामों फरोख्त हो रही है। तो महंगी चीनी खरीद कर सस्ते दामों फरोख्त नहीं की जा सकती। शहरी जो हैं उनका वही पुराना गिला और वही पुराने शिकवे हैं कि महंगाई मुसलसल बढ़ रही है और कुव्वत खरीद से अशियाए ज़रूरिया जो हैं वो बाहिर होती जा रही हैं। सब्जियां जो कि रोज़ाना की बुनियाद पर जिनकी कीमतें मुतय्यन की जाती हैं उन पर भी जो है वो अमल दरामद नहीं हो पा रहा है। सब्जियां जो हैं वो सब्जी फरोश महंगे दामों फरोख्त करते हैं। अब्दुल कादिर, ये तो हो गई ओपन मार्केट की सूरत हाल। अब हमें ये बता दीजिए कि क्या यूटिलिटी स्टोर पर कुछ आवाम को रिलीफ मिल रहा है या वहां पर भी कोई मामला ठीक नहीं है? नहीं, यूटिलिटी स्टोर पर भी जो रिलीफ मिल रहा है वो इंतहाई महदूद रिलीफ है क्योंकि जो इंतजामिया की जानिब से मौक़िफ़ इख्तियार किया जाता है कि जी आटा, चीनी और घी जो है वो हम सप्लाई करते हैं, लेकिन शहर के बेशतर यूटिलिटी स्टोर से शहरी जो हैं वो मायूस लौट रहे हैं क्योंकि ना तो 20 किलो आटे का थैला वहाँ पे दस्तयाब है और ना ही सस्ती चीनी। ठीक है, बहुत शुक्रिया अब्दुल कादिर मदनी, आप हमारे साथ मौजूद रहे और महंगाई के हवाले से आप हमें बता रहे थे और कोई अच्छी खबर हमारे लिए आप आज भी नहीं लाए कि महंगाई जो है वो कुछ कंट्रोल हुई है या कुछ चीज़ों की जो कीमतें हैं वो कम हो गई हैं। यकीनी तौर पर महंगाई आवाम की तो दुश्मन है लेकिन अब हुकूमत की बहुत बड़ी दुश्मन बनती जा रही है। हुकूमत के लिए एक बहुत मुश्किल वक्त है कि आवाम उनसे नाराज़ होने लगी है क्योंकि अब बुनियादी अशिया ज़रूरियाँ हमारी पहुंच से दूर होती जा रही है। आगे बढ़ते हुए बात करेंगे कुछ मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के हवाले से जिनकी जानिब से शहरियों को ऑनलाइन दरख्वास्तें जमा करवाने की सहूलत तो दे दी गई लेकिन पैदाइश और अमवात और मैरिज सर्टिफिकेट समेत दीगर सर्टिफिकेट का हसूल अब भी बहुत ज़्यादा मुश्किल है। गुज़िश्ता 50 रोज़ में 2315 दरख्वास्तें मौसूल हुई और 1558 दरख्वास्तें अभी तक इल्तवा का शिकार है। ये मामला क्या है, इमरान मलिक रिपोर्ट में बताएंगे। पंजाब में बल्दियां ऑनलाइन ऐप पोर्टल मुतारिफ करवाने के बावजूद शहर सहूलतों से मुस्तफीद न हो सके। गुज़िश्ता 50 रोज में 2315 दरखास्तें मौसूल, 1558 दरखास्तें इल्तवा का शिकार है, 757 मुतफरिक सर्टिफिकेट जारी किए गए। रिपोर्ट के मुताबिक बल्दिया ऑनलाइन ऐप पर बर्थ सर्टिफिकेट की 1077 दरखास्तें मौसूल हुई, 258 बर्थ सर्टिफिकेट जारी, 892 जेरे इल्तवा हैं। डेथ सर्टिफिकेट की 384 दरखास्तें मौसूल हुई, सिर्फ 33 सर्टिफिकेट जारी हो सके, 348 दरखास्तें जेरे इल्तवा हैं। एक डेथ सर्टिफिकेट मंसूख किया गया। शादी के सर्टिफिकेट के 57 दरखास्तों में से सिर्फ 7 इशू हो सके। तलाक की 38 दरखास्तों में से एक भी शहरी को तलाक का सर्टिफिकेट जारी नहीं हो सका। शहरियों के मुतफरिक मसाइल से मुतालिक 797 दरखास्तें अपलोड हुई। मेट्रोपॉलिटन कारपोरेशन ने 95 शिकायत निपटाई, 322 जेरे इल्तवा जबकि 253 दूसरे महकमों को इरसाल कर दी गयी। रेगुलेशन ऑफिसर मेट्रोपॉलिटन कारपोरेशन जुबैर वट्टू का कहना है दरखास्तों पर काम हो रहा है, जल्द निपटा दी जाएंगी। कैमरा टीम के हमरा इमरान मलिक, लाहौर न्यूज। नाज़रीन, रिपोर्ट आपने देखी है, इसी हवाले पे हमने मजीद बात करनी है नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ इमरान मलिक से। इमरान, हमें ये बताइएगा कि मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन की जानिब से इकदाम तो अच्छा किया गया था कि पाकिस्तान को डिजिटलाइज करना है और आवाम को सहूलियात देनी है, लेकिन ये सिस्टम अच्छे से चलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। सिद्दरामदीर, बिल्कुल, चूँकि अब यूनियन कौंसिल खत्म हो गई हैं और फील्ड ऑफिसेज बढ़ गए हैं, 107 हो गए हैं, यानी कि फील्ड ऑफिसेज में
सिर्फ और सिर्फ बर्थ सर्टिफिकेट है और इसके साथ साथ डेथ सर्टिफिकेट है और डाइवोर्स के सर्टिफिकेट है, ये मिलने शुरू होने थे। और इस वाले से वज़ीर आला पंजाब की तरफ से मुस्तहकम बल्दिया पंजाब बल्दिया के नाम से एक पोर्ट जो है इसका इफ्तिताह किया गया था पोर्टल का, और इस ऐप को लॉन्च कर दिया गया था 23 अगस्त को। और उसके बाद जब ये सूरत हाल सामने आई तो एक हफ्ता 2 हफ्ते बाद लोगों की एप्लीकेशन जो है वो आनी शुरू हो गई। 2 लाख लोगों ने इस ऐप को जो है वो 6 रोज में, सिर्फ 6 रोज में जो है वो इसको देखा और इसके ऊपर अपनी दरखास्तें भी मौसूल करें। मगर जब इस ऐप को दोबारा से जो डैशबोर्ड पे है उसको देखा गया तो 50 रोज में 2315 दरखास्तें मौसूल हुई, जिसमें से 1558 दरखास्तें अभी तक इल्तवा का शिकार है। और जो मलिक, हमें ये बताइए कि ये जो दरख्वास्तें इल्तवा का शिकार हैं ऐसा क्यों है? क्योंकि ऑनलाइन पोर्टल ऐप जो है वो बना दी गई, मुतारिफ करा दी गई, अब वो ठीक से चल क्यों नहीं पा रही मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन की जानिब से? इसी तरह बिल्कुल चूंकि लैक ऑफ कम्युनिकेशन है नंबर 1, और दूसरा ये है कि काफी लोग जो हैं वो उनको पता नहीं चल रहा कि दरखास्त को किस पोर्टल की, कौन सी एप्लीकेशन की, कौन सी पॉइंट पे रखना है। मगर इसके साथ साथ इस पोर्टल में एक और जो चीज है, जो ड्रॉबैक है वो सामने आया है कि इसमें जो अगर कोई बंदा दूसरी शादी करना चाहता है तो उसके लिए वो जगह, वो खाना नहीं बनाया गया, जिसकी वजह से काफी ज्यादा दरखास्तें जो है वो डायरेक्ट आना शुरू हो गई हैं। हालांकि इस ऐप का जो मतलब था वो ये था कि कोई भी आपको कोई मसला है, इस कोई भी यानी कि बुनियादी सहूलियात के मुतालिक वो इसके ऊपर आपने अपनी दरखास्त का अंदराज कराना है। मुतलका अफसर की आपको कॉल आएगी और वाकई में आती है, कॉल्स आती हैं। मगर इस वक्त की सूरत हाल जो है, जब हमने डैशबोर्ड को देखा तो उसमें बल्दिया ऑनलाइन ऐप पर ठीक है, बहुत शुक्रिया इमरान मलिक, आप मसाइल के हवाले से आगाह कर रहे थे। वापस आते हैं एक ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान मुसलसल मुसीबतों की लपेट में आता जा रहा है। पहले कोरोना वायरस ने जुल्म के पहाड़ तोड़े और फिर सिलसिला कुछ थमा ही था कि पोलियो वायरस के केसेस सामने आने लगे और अब पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहर एक मरतबा फिर से डेंगू की लपेट में आते जा रहे हैं। ये मर्ज वबाई शक्ल भी इख्तियार कर सकता है और कराची से लेकर पेशावर तक मुताद्दिद शहरों में सैकड़ों अफराद इसका शिकार बन चुके हैं। पंजाब में डेंगू फिर से सर उठा रहा है और लाहौर समेत पंजाब भर में डेंगू के मरीजों की आमद का सिलसिला भी जारी है और गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान डेंगू के 2 कन्फर्म और 748 मुश्तबा मरीज रिपोर्ट हो चुके हैं, जिसके बाद पंजाब में अगर केसेस की बात की जाती है तो डेंगू के मजमूई मरीजों की तादाद 107 हो गई है। ताहम खुशकिस्मती की बात यह है कि अभी तक डेंगू वायरस की वजह से किसी एक मरीज की भी मौत की इत्तला नहीं मौसूल हुई। डेंगू बुखार की बात की जाए तो पाकिस्तान समेत दुनिया भर में ये बहुत एक ख़तरनाक बीमारी है। एक ख़ास किस्म के मच्छर के काटने से ये फैलती है और धब्बेदार जिल्द वाला ये मच्छर होता है, जो कि पाकिस्तान में मानसून की बारिशों के बाद सितंबर से लेकर दिसंबर तक कहा जा रहा है कि मौजूद रहता है। माहिरीन के मुताबिक ये मच्छर 10 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड के दर्जा हरारत में परवरिश पाता है और उससे कम या ज़्यादा होने पर ये मर भी सकता है। इसके अंडों और लार्वे की परवरिश साफ और साकित पानी में होती है, जिसके लिए मुवाफिक माहौल आम घरों के अंदर ही मौजूद होता है। डेंगू बुखार की अलामात की अगर हम बात करते हैं तो उसकी मर्ज की अलामात में तेज़ बुखार हो सकता है, जिस्म खसूसन कमर और टांगों में दर्द हो सकती है, शदीद सरदर्द भी हो सकता है। उसके अलावा मरीज़ को मतली आ सकती है, कै की शिकायत हो सकती है, जिस्म पर सुर्ख निशानात भी सामने आ सकते हैं। इसके मसूड़ों या नाक या किसी भी जिस्म के खुले हिस्से से खून भी आ सकता है। डेंगू का वायरस खून के बहाव और दिल की धड़कन को भी मुतासिर कर सकता है और इससे फशारे खून या ब्लड प्रेशर, दिल की धड़कन भी मुतासिर होती है। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक मां सवाए एहतियाती तदाबीर के इस वायरस से, इस मच्छर से बचने का कोई मखसूस इलाज मौजूद है। इस मोहलिक मर्ज के फैलाव की क्या वजूहात है, किस तरह से इससे बचा जा सकता है, ये मौसम कितना ख़तरनाक है, डेंगू के हवाले से इन तमाम मामलों पे बात करेंगे। जी हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर फौजिया ताहिर साहिबा है। आप प्रोफेसर ऑफ पैथोलॉजी है, इलामा इकबाल मेडिकल कॉलेज से आपका ताल्लुक है और इसके साथ साथ डेंगू एक्सपर्ट भी, आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जी डॉक्टर अहमद गौस साहब हैं, डेप्टी हेल्थ ऑफिसर लाहौर है, आपको भी प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। डॉक्टर साहिबा, इस वक्त ये जो सीज़न चल रहा है ये डेंगू के हवाले से कितना खतरनाक है? सिद्रा, आपने बहुत अच्छा आवाम को बताया कि कौन सा
सीज़न में कौन से टेम्परेचर पे ये वाला मच्छर जो है ये आम आवाम को काट सकता है। समझने की ज़रूरत ये है कि ये मच्छर जो है एक ख़ास किस्म का मच्छर है जिसके आप पहचान आम आदमी के लिए ये है कि इसके ऊपर वाइट धब्बे होते हैं, इसको एडीज इजिप्टाई कहते हैं। ये भी मिसकॉन्सेप्ट है कि दूसरा एनोफिलिस मस्कीटो इसको नहीं फैला सकता। वो भी कई जगहों पे पता चला कि आम मच्छर भी वो इसको कैरी कर सकता है इस वायरस को। असल में मच्छर की वजह नहीं है, इसके अंदर जो वायरस डेंगू वायरस ये कैरी करता है वो एक इंसान से दूसरे इंसान को भी कर सकता है। अगर किसी को वायरस कैरी कर रहा है, किसी को डेंगू हुआ हुआ है और मच्छर वही मच्छर इसको काट के दूसरे को काटेगा तो उसके अंदर मुंतकिल हो जाएगा ये। और दूसरा ये कि ये फ्रेश वाटर पे होता है, गंदगी का ताल्लुक इससे इतना नहीं है जितना सफाई का इससे ताल्लुक है। जहाँ पे साफ पानी खड़ा रहेगा, जैसा गमलों के अंदर साफ पानी आप डालते हैं उसके ऊपर अंडे दे देगा, वो कुछ दिनों बाद उसके अंदर से लार्वा बन के मच्छर पैदा हो जाएगा। और वो लोग समझते हैं कि शायद हम बाहर निकलेंगे तो हमें डेंगू हो जाएगा। हालांकि ये सीजन ऐसा है कि बाहर जैसे जैसे सर्दी हो रही है मच्छर अंदर आ जाता है, क्योंकि अंदर थोड़ा सा आपको पता है नमी भी होती है, थोड़ी सी गर्माइश होती है, तो ये मच्छर बाहर से अंदर आ जाता है। और घर में आपके पौधों में या जहाँ पे फ्रेश वाटर पड़ा होगा, किसी बर्तन में पानी पड़ा होगा कुछ दिन, जहाँ पे लार्वा ग्रो करके मच्छर बन जाएगा। ठीक, डॉक्टर साहब हमें ये बताइएगा, अभी तो अल्लाह का शुक्र है कि डेंगू के हवाले से मामलात कुछ काबू में ही है। गुज़िश्ता साल बड़ी खतरनाक सूरत हाल रही है, तो अभी इसको कंट्रोल करने के लिए क्या क्या इकदाम किए जा रहे हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, सबसे पहले तो इस दफ़ा आपको डिफरेंस जो है काफ़ी क्लियर नज़र आ रहा होगा कि लास्ट ईयर हमारे तकरीबन अब तक 800 प्लस पेशेंट हो चुके थे, कंफर्म पेशेंट जो हमारे रिपोर्ट हुए थे डिस्ट्रिक्ट लाहौर में। इस दफ़ा जो है हम लोगों ने अपनी काफ़ी कोशिश भी की है और स्टाफ भी HR भी ज़्यादा डिप्यूट किया है, सर्विलेंस भी ज़्यादा बेहतर हुई है। इवन हम कोविड की भी सर्विलेंस साथ साथ कर रहे हैं, तो फिर भी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और साथ हेल्थ डिपार्टमेंट मिल के एक अच्छा जॉइंट इवेंट हम लोगों ने किया है। और इसमें अभी तक आप देखेंगे हमारे डिस्ट्रिक्ट लाहौर में 44 केसेस जो हैं अभी तक रिपोर्ट हुए हैं, और उन 44 में से भी तकरीबन मोर देन हाफ ऐसे केसेस हैं जो लैब से रिपोर्टेड हैं, जो क्लिनिकली सिम्टोमेटिक नहीं है। और उसमें एक रीज़न मौजूद होती है कि वो क्लिनिकली अगर आपका पेशेंट जो है वो सिम्टोमेटिक नहीं होता तो हम उस पेशेंट को ऐसा क्रिटिकल पेशेंट नहीं देखते हैं। अदरवाइज जैसे डॉक्टर साहब भी बात कह रही थी कि अगर क्रिटिकल हवाले से देखा जाए किसी पेशेंट की, तो कोई पेशेंट ऐसा नहीं है जो क्रिटिकल हो और कोई पेशेंट ऐसा नहीं है जो अभी क्रिटिकल कंडीशन में एडमिट हो। सब पेशेंट डिस्चार्ज हैं और हम उनको साथ साथ टेकअप कर रहे हैं, साथ साथ घरों की सर्विलेंस भी करवा रहे हैं। तो देखने की चीज़ यह है वो ये है कि अभी ये सीज़न का लास्ट तकरीबन आलमोस्ट एंड टर्म जा रहा है। इसके अंदर जो होता है कि मच्छर जो होता है वो सारा, जैसे मैडम ने बताया कि मादा एनोफिलिस होती है तो वो इनडोर मूव करती है। इस वक्त उसका जो लार्वा डिटेक्शन है मैक्सिमम पॉसिबल जो है वो हम लोगों ने डिटेक्ट कर लिया हुआ है। अब वो जो अडल्ट चीज़ जो मौजूद है, एक मॉस्किटो जो कैरियर है, इस वक्त वो इनडोर में मूव करता है क्योंकि बाहर सर्दी होती है, अंदर उसको एक टेम्परेचर चाहिए, वो इनडोर में घरों में जाता है, घरों में जाके वो दीवारों पे मुख्तलिफ चीज़ों पे वो जाके बैठता है और वहाँ वो एक अपना सेफ इन्वायरमेंट ढूंढता है, तो वहाँ से वो बाइट करता है फिर। तो ये मौसम ऐसा होता है कि इस मौसम में बाइटिंग ज़्यादा हो जाती है। तो बाइटिंग जब ज़्यादा होती है तो केस रिपोर्ट होने के चांसेस क्योंकि वो घरों में आ जाता है तो फिर ऑब्वियसली वो सबको ही इसलिए अब ये वो स्टेज है कि जिसमें हम लोगों ने अपने घरों में ख्याल करना है। हाँ, घरों में ख्याल करना है। डॉक्टर साहबा हमें ये बताइए कि डेंगू मच्छर या फिर जैसे आप कह रही हैं कि कोई दूसरा मच्छर किसी जो पेशेंट को काट ले तो वो दूसरे के लिए खतरा बन सकता है, जिसे भी काटेगा वो सिम्टोमेटिक हो जाएगा, वो बीमार ज़रूर होगा, या फिर उसकी इम्यूनिटी अच्छी होगी तो वो रिकवर हो जाएगा, उसे कुछ भी नहीं होगा? बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया सिद्रा। ये जिस तरह आपको पता है कि हम हेल्थ डिपार्टमेंट देख रहा है सारी डिजीज़ को, और अनलकीली अनफॉर्चुनेटली हमारी सारी आवाम को आजकल जो एक ख़तरा है, ये जो आफात हैं, आसमानी आफात, उनमें है इस वायरस। कभी ये हेपेटाइटिस वायरस, कभी ये कोरोना वायरस, कभी ये पोलियो वायरस, और वायरस को बीइंग अ वायरोलॉजिस्ट एक चीज़ अब पूरी आवाम को समझने की ज़रूरत है कि इसमें मच्छर हो, वायरस हो, किसी भी किस्म से जैसे भी वो आपके तक आता है, ठीक है, कोई भी वायरस हो, उसके लिए अपने आप को बचाने के लिए सबसे पहले इम्यून सिस्टम, आपका दिफाई निज़ाम अच्छा होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है।
और जैसे आपने कहा कि वो कौन से वायरस से आता है, किस तरह आता है, सिम्प्टोमेटिक और नॉन एसिम्प्टोमेटिक, तो डिपेंड करता है कि अब जैसे हम डेंगू के हवाले से यहाँ इकट्ठे हुए हैं, तो डेंगू वायरस की डिफरेंट सीरोटाइप्स हैं। ठीक है, मतलब A1 2 3 4 सीरोटाइप्स ना, डेन 1 डेन 2 डेन 3 डेन 4। 2008 में जब एपिडेमिक हुआ, जब हर तरफ डेथ्स हो रही थी, किसी को पता नहीं चल रहा था कि भाई ये नई डिजीज़ तो ये है नहीं, बहुत पुरानी है, कई सालों सदियों से यहाँ पे है। और लेकिन पाकिस्तान में भी आउटब्रेक 60s में भी हुए, उसके बाद भी हुए। 2008 में कौन सी स्पेशल चीज़ थी जिसकी वजह से डेथ्स हो रही थी? डिजीज़ आपको बुक्स में सब ने पढ़ी हुई है, लेकिन इस तरह के केसेस देखने को नहीं मिले थे। जहाँ पे फिर अल्लाह ताला ने मुझे मौका दिया कि मैंने जिन्ना हॉस्पिटल की लेबॉर्ट्री में रह के 3 दिन आई स्टेड इन द लैब। चौथे दिन जो मुझे रिजल्ट्स मिले WHO से मैंने ईमेल पे कंफर्म किए, उन्होंने कंफर्म किया हाँ जो हमारे कर्व्स आ रहे हैं वो शो कर रहे हैं कि 4 डिफरेंट टाइप्स होती हैं, चारों की चारों प्रेवलेंट हैं। ठीक है, उसका मकसद क्या है, 4 उनकी क्या सिग्निफिकेंस थी? सीरोटाइप 1 अगर है तो आप किसी को काटा है मच्छर ने, उसके अगेंस्ट मेरी एंटीबॉडीज डेवलप हो गई, नेक्स्ट टाइम वो कटेगा तो मैं एसिम्प्टोमेटिक होंगी क्योंकि मेरे अंदर एंटीबॉडीज हैं और मेरा जिस्म आप बच जाए, हाँ कैरी कर रहा है एंटीबॉडीज, और वो वायरस दोबारा आएगा किल कर देगा। लेकिन आई एम नॉट इम्यून टू द रेस्ट ऑफ द सीरोटाइप्स। किसी पहली दफा मुझे पहली दफा कि मुझे पहली ने काटा है, अगर तीसरी दफा दूसरी दफा तीसरे ने काट लिया तो वो उसके अगेंस्ट मेरे अंदर एंटीबॉडीज नहीं है। वायरस जब म्यूटेट हुआ, टाइप्स हुई, तो वो ज्यादा प्रॉब्लमेटिक। इसमें म्यूटेशन का नहीं, इसमें है टाइप्स का। हाँ, कि कौन सी टाइप आई है। अब देखिए ना, जैसे ग्लोबलाइजेशन हुई है, हमारी ट्रैवल इंक्रीज हुआ है, आप चंद घंटे में अमेरिका से इधर पहुंच जाते हैं, UK से इधर पहुंच जाते हैं, इधर से आप फ्रांस चले जाते हैं। तो ये टाइप्स अब कोई बॉर्डर्स नहीं है। ठीक है, बिल्कुल ऐसा ही है, कोई महदूद नहीं रही कि बीमारी एक जहाँ पे है तो यहाँ से किसी और जगह नहीं जा सकती। बिल्कुल कौन सी टाइप एक जगह है दूसरी जगह नहीं, आप 24 घंटे में कुछ नहीं कर सकते। इसका मतलब है ये सबसे ज्यादा खतरनाक मामला रहा है कि हमें टाइप्स को भी आइडेंटिफाई करने का होना चाहिए, और अगर आपको हमेशा जिसको हो चुका है वो और ज्यादा खतरे में है फ्रॉम अदर सीरोटाइप। डॉक्टर साहब, अगला सवाल जो है ना मेरा यही होने वाला था कि ये हमने बहुत सुन रखा है। डॉक्टर साहब, पहले हमें ये बताइए कि अभी लाहौर शहर के कौन से ऐसे इलाके हैं जहाँ पर बहुत ज्यादा लार्वा मिलता है, या फिर कहाँ से ज्यादा मरीज रिपोर्ट होते हैं? कौन से जो रेड जोन आपने एरियाज बना रखे हैं? अच्छा, अब ऐसा है कि जैसे मौसम चेंज होगा अभी, क्योंकि अक्टूबर का एंड है, और ये तकरीबन पेशेंट रिपोर्टिंग जो हमारी चलती है वो तकरीबन दिसंबर तक चलती है। मौसम इवन तब चेंज हो चुका होता है काफ़ी। जनवरी फरवरी जान छूट जाएगी? नहीं, इंशाल्लाह ज़रूर। हाँ, फ्लक्चुएशन मौसम में इस दफ़ा आप देखेंगे थोड़ा जल्दी चेंजेस आ रही हैं और एकदम से आ रही हैं, तो इसकी वजह से जो लार्वा डिटेक्शन है वो हमने जितनी मैक्सिमम लार्वा डिटेक्शन हो सकती है वो इस दफ़ा पॉसिबल बनाई है, क्योंकि इसका बेहतरीन हल यही है कि हम अंडों को कलेक्ट कर लें ताकि वो मच्छर ना बन सके। यही एक बेहतरीन हल है। उसके अलावा जो है, हमने इस दफ़ा जो फॉगिंग हम लोग करते थे, IRS करते थे, हम ज़्यादा फोकस कर रहे हैं IRS इंडोर रेजिडुअल स्प्रे के ऊपर, ताकि हम लोग इसको टारगेट करें अडल्ट को भी। अब अगर देखा जाए तो लार्वा डिटेक्शन जो ज़्यादा इस वक्त हो रही है वो उन एरियाज़ में ज़्यादा हो रही है जहाँ वाटर स्टोरेज का इशू है, जहाँ पानी का इशू है, जो प्रैक्टिकली फिजिकली हम लोग फेस कर रहे हैं। ऐसे घर छोटे छोटे कोट लखपत के एरिया में देख लें, चुंगी अमर सद्दू का एरिया देख लें, इसी तरह कई छोटी भगवानपुरे के एरिया में देख लें, जिधर वाटर इशू है कि पानी स्टोर करते हैं लोग 2-2 दिन के लिए, टब में भर के लिए, 2 टब के लिए, टैंकी भर के लिए। वो बेसिकली लोगों को अवेयरनेस नहीं है कि उसको साफ भी करना है। लोग क्या करते हैं कि पानी को 2-5-6 दिन के बाद उसको गिरा देते हैं, अगर उनको सफाई का कहें, और फिर उसमें नया पानी भर ले, वो समझते हैं ये सफाई हो गई है। जबकि अंडे जो होते हैं इस मच्छर के वो नीचे बेस में मौजूद होते हैं। जब तक आप उसको डिटर्जेंट या किसी मैकेनिकल ट्रीटमेंट ना करें वो नीचे ही होते हैं, तो जैसे ही आप उसमें पानी डालते हैं वो ग्रो कर जाते हैं। अब ये इशू आ रहा है। अब इसमें जिनके घरों में वाटर स्टोरेज है उनको तो बहुत ज़्यादा तवज्जो की ज़रूरत है कि उसको सफाई करें। दूसरा जो इसका मेन एलिमेंट है वो है आपके पोश एरियाज़। पोश एरियाज़ हमारे जितने भी हैं, जैसे डिफेंस हो गया, जैसे मॉडल टाउन हो गया, जैसे वेलेंशिया हो गया, ऐसे एरियाज़ जहाँ न्यू सोसाइटीज़ डेवलप हो रही हैं, अंडर कंस्ट्रक्शंस बिल्डिंग हैं, घर बड़े बड़े हैं लेकिन बंद हैं, कोई केयर टेकर नहीं है, पानी खड़ा है, स्टेगनेंट वाटर है, ऐसी जगह सेकंड ये हमारा है जहाँ लार्वा डिटेक्शन अभी भी हो रहा है, और जहाँ अडल्ट मौजूद होता है, खुले एरियाज़ हैं, खुले वो है,
तो उसमें ये चीज़ें काफ़ी देखने को मिल रही हैं। हाँ। तो ये इसमें इन 2 चीज़ों को अगर हम फोकस करेंगे इंडिविजुअल खुद हम, तो इनसे बेहतरी आ सकती है। डेंगू से बचा जा सकता है। डॉक्टर साहबा, एक बार मच्छर काट जाएगा तो इंसान सरवाइव कर जाएगा, लेकिन हमने बहुत सारे केसेस देखे और अभी भी माहिरीन से ये सुनते हैं कि अगर दूसरी बार काट जाएगा तो वो ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। वही बात, इसको इंटरेक्शन कहते हैं। एक सीरोटाइप के अगेंस्ट तो आपकी एंटीबॉडीज बन गई जब एक दफ़ा काटा, ठीक है। दूसरी दफ़ा अगर किसी और सीरोटाइप से होगा और आपकी उसकी अगेंस्ट एंटीबॉडीज नहीं अभी है, हमारे यहाँ 4 टाइप्स हैं आप बता रहे हैं। हाँ जी, डिटेक्ट हो चुकी हैं हमारे पाकिस्तान में। तो अब हम ये मच्छर का भी ट्रेंड ऐसा है कि ऑल्टरनेट ईयर्स पे आता है, ठीक, हाइबरनेट कर जाता है। एक टाइप जो होती है 1 साल रहेगा, अगले साल डोरमेंट होगा, तीसरे साल फिर आ जाएगा, वही आ जाएगा। जिस आपने 8 में देखा, उसके बाद 11 में देखा कि दरमियान में 2 साल इतना नहीं हुआ था। 11 का आउटब्रेक बहुत ज़्यादा था एज़ कम्पेयर टू 2008। इसीलिए बस इसमें एहतियात, बेसिक इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है कि आप अपनी इम्यूनिटी अच्छी रखें और मच्छर के काटने से बचाएं। अच्छा डॉक्टर अपने आप को कोई वैक्सीन, कोई मेडिसिन इससे बचाने के लिए या फिर पहले से क्योर करने के लिए? नहीं, इसमें ऐसी इसकी वायरस, इस वायरस की भी वैक्सीन नहीं है। इसमें यही है कि आप वेक्टर जो चीज़ कैरी करते हैं वो मस्कीटो है, मस्कीटो से बच के रहें। और यूजुअली होता है कि मच्छर आपको ऊपर वाले जिस्म के हिस्से में काटता है। ये मच्छर जो है ये आपको 4 फुट तक, इससे ज़्यादा ऊंचाई पे नहीं जाता। ये अच्छा, ये आपके पाँव पे और टांगों पे ज़्यादा काटेगा ये आप। और मौसम जिस तरह इन्होंने बताया डॉक्टर अहमद, डॉक्टर साहब जो मॉस्किटो से बचने के लिए लोशन लोग लगाते रहते हैं, वो बच सकते हैं उनसे? बेशक, वो लोशन इस्तेमाल करें। सिट्रोनेला कैंडल्स होती हैं जिससे मच्छर भगाने के लिए। कुछ पौधे हैं, बल्कि बीइंग अ पार्ट ऑफ पंजाब फूड अथॉरिटी मैंने एग्रीकल्चर वालों से भी मिलने का मौका मिला। और ये मैं एक वाइस चांसलर आपके रहे हैं यहाँ पे पंजाब यूनिवर्सिटी के भी, उनसे भी मैंने इस पे बात की कि आप ऐसे पौधे क्यों नहीं आम लगाते। देखिए पंजाब गवर्नमेंट में जी कुछ ऐसे बॉटनी में जाहिर सी बात है जिनका सब्जेक्ट है वो बेहतर जानते हैं, लेकिन ऐसे पौधे हैं कुछ जो कुछ हद तक जो मच्छर को भगाने में, इंसेक्ट्स को बेसिकली वो भगाने में कुछ मदद करते हैं। तो ये एक अच्छा जो है बॉटनी के जो बेहतरीन सब्जेक्ट के जो जानते हैं वो बता सकते हैं। डॉक्टर साहब कुछ दिन पहले हम भी ये रिपोर्ट चला रहे थे, बल्कि हमारे नुमाइंदा ने एक बड़ी अच्छी रिपोर्ट बनाई थी। उसमें कुछ पौधे थे जिसमें एक न्याज़बो का भी पौधा था कि अगर आप वो घर में लगाते हैं, अगर आप दरख्त नहीं लगा सकते तो आप एक न्याज़बो का छोटा सा पौधा लगा लें, वो भी मच्छरों से आपको बचा के रखता है। उसी पे मैं बात कर रही हूँ ना। अच्छा, अब देखिए हम हैं इंसान, ठीक है, इंसान, हैवान, चरिंद परिंद सब ने एक ही एनवायरनमेंट में रहना है। जहाँ पे पहले था ना डिमार्केट कर देते थे, ये मेडिकल डॉक्टर इंसानों के हैं, ये जानवरों के हैं, ये एग्रीकल्चर लेता है। नाउ देयर इज अ न्यू कॉन्सेप्ट कॉल्ड वन हेल्थ। ठीक है, पिछले 2014 से मैं WHO, NIH और CDC की भी उनकी कंसल्टेंट हूँ। अभी वहीं से सीधी वापस आ रही हूँ। वहाँ पे हम वन हेल्थ पे भी काम कर रहे हैं। ठीक है कि ये देखें, अब मच्छर है वो आता है जूनोटिक डिजीज़ में। जूनोटिक डिजीज़ वो होती हैं जो एनिमल से ट्रांसमिट होती हैं ह्यूमन बीइंग्स में। अब इसी तरह हमने एक ही एनवायरनमेंट में रहना है, वहीं पे जिस इन हार्मनी रहते हैं। गांव में आप देखें यहाँ पे भैंसें बंधी होती हैं, यहाँ भी इंसान रह रहे हैं। मिलकर रहना है तो इनके लिए माहौल भी वैसा मुवाफिक होना चाहिए। बिल्कुल, और ये सबसे खूबसूरत चीज़ है कि अल्लाह ताला ने इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाया है। हमें समझ थी कि हमने कैसे इनसे बचना है। ठीक है, जैसे जैसे डिजीज़ आ रही हैं उसी तरह अल्लाह ताला ने हमारी फहम में भी इजाफा कर दिया और हम अपने आप को बचा सकते हैं। अक्सर होम रेमेडीज जो है वो काफ़ी वो भी काम करती हैं। कुछ आपको पता है कोई होम रेमेडी जो आप बताते हो या फिर आपने सुन रखी हो? देखिए, बीइंग अ डॉक्टर हम लोग जो है वो तो ज़्यादा मानते नहीं है, इन पे ज़्यादा फोकस करते हैं, लेकिन कई होम रेमेडीज होती हैं नेचुरली और वो काम भी करती हैं। तो फीमेल्स को ज़्यादा इन चीज़ों का पता होता है। अच्छा डॉक्टर साहब, हमें ये बताइए कि अब जिस तरह से हम मच्छर की बात कर रहे हैं, उसकी परवरिश की बात कर रहे हैं, तो जो हमारे ऐसे इलाके हैं जिनके लोगों के बेचारों के छोटे छोटे घर हैं, उन्होंने पानी को तो ढांप के रखना है, लेकिन उसके साथ साथ वो पूरी आस्तीनों के कपड़े पहनना, ये भी चीज़ें बहुत ज़रूरी है। और दूसरा हमें ये भी बताइए कि जो मच्छर मार स्प्रे किया जाता है वो क्या डेंगू के अंडों को, लार्वे को, डेंगू को ख़त्म कर सकता है? अच्छा, मैं इसमें ना थोड़ा सा आपको एक सुनने वालों को भी एक थोड़ा सा विजन दे देता हूँ। अब ऐसा है कि हमारी 2 तरह की ट्रीटमेंट जो सर्विलेंस है वो चल रही होती है और मैकेनिकल एक ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं हम। मतलब ये है कि हम लोग लार्वा डिटेक्शन करते हैं जहाँ से लार्वा मिलता है। फॉर एग्जांपल कूलर है,
हम उसमें एक हमारी एक मेडिसिन होती है जिसको हम टेमीफास कहते हैं, हम उसमें एक बना के पोटरी, आम लोग उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। नहीं, हम उसको उसके अंदर कपड़े में लपेट के उस पानी के अंदर छोड़ देते हैं। वो स्लो रिलीज होती रहती है और उसमें लार्वा डिटेक्शन, वो जो है अंडे उसमें नहीं हो सकते, ग्रो नहीं हो सकते, ब्रीडिंग साइड नहीं वो बन सकती, इसलिए उसमें मच्छर पैदा नहीं होता और उसका असर तकरीबन 10 से 15 दिन तक रहता है। इतनी देर में हमारी टीम दोबारा उधर सर्विलेंस कर लेती है। एक तो ये हो गया। दूसरा ये है कि हम अंदर इनडोर में जो करते हैं वो स्प्रे करते हैं, एक पानी वाला स्प्रे होता है IRS इनडोर रेजिडुअल स्प्रे, उसमें हम मेडिसिन यूज़ करते हैं और एक ख़ास कम्बिनेशन के साथ स्प्रे करते हैं हम पूरी दीवारों पे और पूरे घर में। उसमें ये होता है कि वो अडल्ट जो होता है उससे बाइटिंग होने के चांसेस कम हो जाते हैं और अडल्ट को हम टारगेट करते हैं। तो ये 2 किस्म के एक होते हैं। तीसरी चीज़ ये है कि जो लोकल लेवल पे हम लोग इंडिविजुअल बेसिस पे अपने घरों में प्रोटेक्शन कर रहे होते हैं, उसमें आ जाता है फिर आपका ये मॉस्किटो लोशन आ जाता है, आपकी कॉइल्स आ जाते हैं, मुख्तलिफ चीज़ें आ जाती हैं जिससे आप प्रिवेंशन में जा रहे होते हैं, उनको चीज़ों को अवॉइड करने के लिए, इंसेक्ट्स को। तो उन चीज़ों में आप, मेरे ख्याल से सबसे बेहतर ये होता है कि आप इनडोर अपनी इस वक्त जो मौसम है आप अपनी खिड़कियाँ बंद रखें, उसके अंदर ख़ास तौर पे सुबह के वक्त और इवनिंग में आप जो है मगरिब के वक्त आप उसको बंद रखें ताकि मच्छर जो है उस वक्त मैक्सिमम इनडोर में फ्लो कर रहा है। ठीक, डॉक्टर साहब हमें ये बताइए, अब हमने इसके क्योर पे बात कर ली, अब हमें थोड़ा इसका इलाज भी बता दीजिए कि कोई एज ग्रुप है जो कि ज़्यादा, हम जैसे वल्नरेबल की बात करते हैं कि वो ज़्यादा खतरे में होते हैं। दूसरा ये कि अगर किसी को डेंगू काट जाता है तो उसका रिकवरी पीरियड कितना होता है? वही बात सारी वायरसेस पे आ जाती है। इसी तरह बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन ये भी किया, जनरलाइज। हाँ बिल्कुल। एक तो ये समझने की चीज़ है, ये सुबह डॉन एंड डस्क 2 चीज़ें, ये 2 वक्त हैं जहाँ पे आफ्ताब और तलुए आफ्ताब की हम बात कर रहे हैं, उस वक्त खास तौर पे तवज्जो देनी चाहिए। दूसरे जिन लोगों को पता है कि नॉन केसेस हैं, हमें पहले डेंगू हो चुका है, उनको और ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है। जैसा डॉक्टर अहमद ने बताया कि कॉइल्स और वो यूज़ करें। अब डिपेंड करता है कि कुछ लोग तो ऑयल लगा देते हैं इलेक्ट्रिक आउटलेट में, वो अफोर्ड कर सकते हैं। कुछ लोग, हमारी ज़्यादातर तो हमारी गरीब आवाम जो है, हमें तो उनका ज़्यादा करना है ना। देखिए बाकी लोग तो लोशन भी लगा लेंगे, सब कुछ लगा लेंगे। जहाँ पे आप लोग ज़्यादा कम्युनिटी है, बड़े भी साथ रह रहे हैं, बच्चे भी साथ रह रहे हैं, और ये नहीं हमें भूलना चाहिए कि हम कोरोना वायरस भी साथ साथ हम डील कर रहे हैं। इस वक्त एक नहीं 2 वबाई अमराज साथ साथ हैं, दोनों वायरसेस हैं, ठीक है, और दोनों RNA वायरसेस हैं। इसमें हमें जिस तरह अगर आप कॉइल लगा देते हैं, थोड़ी तंग जगह है वहाँ पे धुआं उठेगा, और आपको पता है कोरोना वायरस आपको अफेक्ट करता है आपके सांस की नालियों को, तो इसमें प्रॉब्लम हो सकती है। बेहतर इलाज और बेहतर प्रिवेंशन ये है कि आप ऐसे करें कि आप अपने घर में से निकल जाएं डे टाइम पे, वहाँ पे आपने किसी ने धुनी देनी है, किसी ने वो यूज़ करनी है, कॉइल यूज़ करनी है, जलाना है कुछ जिससे मच्छर भगाने का। हाँ, जब वो क्लियर हो जाए फिर उसको आप बंद कर दें, कंटेन कर लें, ठीक है। ये हमें थोड़ी सी एहतियात की ज़रूरत है, लेकिन हम इसमें प्रिवेंशन का भी एलिमेंट आ जाता है और इसमें प्रोटेक्शन का बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। डॉक्टर अहमद आपका भी बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। डेंगू से बचने के हवाले से आपको बता दिया, और साथ साथ डॉक्टर साहब ने ये भी बता दिया आपको कि अगर आपको डिफरेंट टाइप के मच्छर काट लेते हैं जो डेंगू हो सकते हैं तो आपकी ज़िंदगी खतरे में भी हो सकती है, इसलिए खास एहतियात की ज़रूरत है। यहाँ पर वक्त एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कह रहे हैं। नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं जी खूबसूरत ताल्लुक़ के हवाले से जो कि हमारे ग्रैंड पेरेंट्स के साथ हमारा होता है, लेकिन बदकिस्मती से अब हम देख रहे हैं कि हर गुजरते दिन के साथ ये ताल्लुक़ कमज़ोर होता जा रहा है, जिसकी वजह से बच्चों की तरबियत पर तो ये तमाम चीज़ें, ये तमाम फैक्टर्स जो हैं वो मनफी असरात डाल ही रहे हैं। उसके साथ साथ जो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स हैं वो ख़ुद को बहुत ज़्यादा तन्हा महसूस करते हैं, क्योंकि एक कम्युनिकेशन गैप आ जाता है। जितने भी आज के बच्चे हैं, आज के नौजवान हैं, वो तो हर वक्त गैजेट्स में मसरूफ़ रहते हैं। उनके पास सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है जहाँ पर वो अपना वक्त गुजारना चाहते हैं, टाइम ज़ाया करते रहते हैं, लेकिन जो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स हैं वो परेशान होकर रह जाते हैं। डॉक्टर साहब से दोबारा से हमने बात करनी है। डॉक्टर साहब, हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा अलमिया ये है कि ये जो अंग्रेज़ी बोलने का रुझान है ना, इसकी वजह से भी मुझे लगता है कि ग्रैंड पेरेंट्स दूर हो रहे हैं। हमारे जो माएँ हैं वो ग्रैंड पेरेंट्स के पास बच्चों को जाने नहीं देती कि वो पंजाबी बोलते हैं या उर्दू बोलते हैं। स्कूल में इंग्लिश सिखाई जाती है, बच्चों की लैंग्वेज ख़राब हो जाएगी। जी बिल्कुल, आपने सही कहा, ये बहुत बड़ा मौजू है। हमारे बहुत अजीज दोस्त हैं आसिफ सिद्दीकी साहब जो कराची में होते हैं, वो इस मौजू पर बहुत ज़्यादा
तफसील से बात करते हैं। उस मौजू का उन्वान है मरूबियत, यानी हम मरूब होने की हमारे अंदर एक सिफ्त है, और मरूब होने की जो बुनियाद है वो ये है कि हम बहुत अरसा गुलाम रहे हैं। मैं और आप तो आज़ाद मुल्क में पैदा हुए हैं, लेकिन गुलामी के वो सारे के सारे जेनेटिक असरात हमारे अंदर मौजूद हैं। लिहाजा वो तमाम ममालिक जिनमें कभी अंग्रेज जो थे वो यहाँ हुक्मरान थे, उन सब को अपने लाट साहब जैसा बनना अच्छा लगता है। आपने देखा होगा जो आपके घर के मुलाजमीन हैं, अगर आपके घर में कोई मुलाजिम है तो वो हमेशा जो घर का बड़ा है ना उसको कॉपी करने की कोशिश करते हैं। जो आपके घर में मुलाजमा है वो कोशिश करेगी उसका सूट उस तरह का हो, उसका सूट उस तरह का हो जिस तरह का सूट जो है वो आपकी यानी आप पहनती हैं। तो हमारे यहाँ चूंकि अंग्रेज बहुत अरसा रहे, तो हमारे यहाँ एक दफ्तर में अगर कोई शलवार कमीज पहन के जाएगा तो वो भी शर्मिंदा महसूस करेगा, और जो वहाँ दफ्तर में मौजूद है वो भी समझेंगे कि शायद ये थोड़ा कमतर हैसियत का बंदा आया है। और मुझे तो हैरानी होती है, मेरे को एक अजीज हैं, उन्होंने कहा कि हमारी बच्ची को जुर्माना हुआ कि उसने उर्दू क्यों बोली। तो कई स्कूलों के अंदर इस बात पर जुर्माना, और हम हजारों लाखों रुपए फीस दे के अपने बच्चों को उन स्कूलों में भेजते हैं जहां उनको उर्दू बोलने पर जुर्माना किया जाता है। जबकि जितनी भी कॉग्निटिव साइकोलॉजी की रिसर्च है वो ये शो करती है और साबित करती है कि जो सबसे जबरदस्त लर्निंग है वो हमारी मादरी जबान के अंदर होती है। बिल्कुल। देखिए मेरी मादरी जबान पंजाबी है, अगर मुझे अंग्रेजी में बात करनी है ना तो मैं पहले उसको उर्दू में सोचूंगा, जो मैंने दूसरी दफा यानी पहली दफा सीखी थी उर्दू को, फिर मैं अंग्रेजी में ट्रांसलेट करूंगा और ट्रांसलेट करके मैं आपको किसी और फॉरेन एक्सेंट में उसको बयान करूंगा। इस सारे यानी मामले के दौरान जो मफहूम है वो बहुत सारा दरमियान में कहीं रह जाएगा। इसी तरीके से अगर आप मुझे इंग्लिश में मुझसे बात करेंगी तो मेरा दिमाग उसको सुनेगा, सुन के उसको उर्दू और पंजाबी में इंटरप्रेट करेगा और फिर मुझे समझ में आएगी। तो मैं बहुत अरसा चूंकि इस काम को करता रहा हूं, इसलिए मैं ऑटोमेशन में चला गया हूं और मैं इसमें थोड़ा टाइम लगाता हूं, लेकिन ये बिल्कुल भी ऑल्टरनेट नहीं है इस बात का कि मुझे पंजाबी या उर्दू जबान के अंदर बात बताई जाए तो उसका मफहूम मुझे सही तरीके से समझ में आएगा। इस सिलसिले में एक बड़ी खुशी की बात यह है कि अभी हमारी हुकूमत ने एक यूनिफॉर्म कैरिकुलम शुरू किया है जिसमें कम से कम प्राइमरी जमात तक तालीम जो है वो आपकी मादरी जबान में होगी। और आप देखिएगा कि जब बच्चों को उनकी मादरी जबान में तालीम दी जाएगी तो उसका मफहूम उनको और उसकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो बहुत ही अच्छे तरीके से उनको होगी। तो मेरे ख्याल में हम सब लोगों को मरूबियत की इस फेज में से निकलना चाहिए। इंप्रेस होने वाली चीजें ये हैं कि आदमी में कितना प्यार है, इस बात से इंप्रेस होना चाहिए कि एक आदमी कितना सच्चा है, वो कितना काबिल एतबार है, वो जितनी बात करता है उसको पूरा करता है कि नहीं करता, वो अपने लेन देन में खरा है या नहीं है, वो गुफ्तगू करने में आला इखलाक और आला रवायात की पासदारी करता है। ये वो मयार हैं जिनसे हमें मरूब होना चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम एक जाहिरी वज़ाकता और जाहिरी ये जो गुफ्तो शनीद से मरूब हो जाते हैं। बिल्कुल डॉक्टर साहब, बिल्कुल ऐसा ही है कि हमारी सोसाइटी में जिन चीज़ों को हमें बुरा समझना चाहिए उनको हमने बहुत अच्छा समझ के दिल से लगाना शुरू कर दिया, और जिन चीज़ों को हमें बुराई समझना अच्छाई समझनी चाहिए उनको हमने बुरा कहना शुरू कर दिया है। डॉक्टर साहब, अब हमें ये बताइए कि ये जो हम बुजुर्ग पेरेंट्स की बात करते हैं, बुजुर्गों की बात करते हैं, ये जब वालिदैन इनको दूर कर देते हैं छोटे बच्चों से, छोटे बच्चों का कितना नुकसान होता है, और हमारे जो बुजुर्ग हैं वो भी बहुत तन्हा हो जाते हैं। जी, तो इन दोनों का तो नुकसान होता है, लेकिन असल में कौमी नुकसान होता है सारे में। वो जो एक नस्ल तैयार होनी है ना रवायात से भरपूर, वो तैयार नहीं हो पाती। लेकिन आपके सवाल के जवाब में मैं आपसे अर्ज करता हूँ कि अब मेरी उम्र अब 59 है, पता नहीं मैं बूढ़ा हूँ कि नहीं हूँ, मतलब है 59, लेकिन और मेरे बच्चे बड़े बड़े हैं। आप यकीन करें शाम को मेरी ख्वाहिश सिर्फ यही होती है कि मेरे बच्चे मेरे पास आके बैठें और मेरे पास आके बात करें। और मुझे यकीन है कि जब उम्र और ज्यादा बढ़नी शुरू हो जाती है तो वो जो एक फिजिकल स्पेस में तन्हाई का एहसास होता है उसको सिर्फ आपके प्यारे आपको वक्त देने से ही पूरा कर सकते हैं। तो वो जो हमारे बुजुर्ग हैं जिन्होंने सख्त मेहनत की, जान फिशानी के साथ कमाया और पढ़ा लिखा के आपको यहाँ तक पहुंचाया, अब उनकी सिर्फ ये जरूरत है कि उनको वक्त दिया जाए, उनसे बात की जाए और उनके साथ शेयर किया जाए। तो ये तो है बुजुर्गों की हद तक। उनके साथ तो ये बहुत बड़ी ज्यादती है कि अगर आप मेरे पास बाजू का पेशेंट्स, मैं अभी क्लिनिक में बैठा हूँ, मेरे पास बाजू का पेशेंट्स आते हैं ना जिनके बुजुर्गों को कोई प्रॉब्लम होता है,
तो मैं उनको ये कहता हूं कि आप अपने घर में जिस तरह कॉलेज या स्कूल में रोस्टर बनता है, घर के अंदर एक पूरा रोटा बना लीजिए कि 2 बजे से 6 बजे तक छोटी बहू साथ बैठेगी, 6 बजे से 8 बजे तक जो दरमियानी बहू है वो बैठेगी, और इतने बजे बेटा बैठेगा और इतने तक बेटी बैठेगी। तो बच्चों, वालिदैन के साथ, बुजुर्गों के साथ वक्त गुजारना ही उनकी सबसे बड़ी जरूरत है, एक बात। और जहां तक बच्चों का ताल्लुक है, इसमें तो कोई शक नहीं कि बच्चों की तरबियत के अंदर तो वो सारा तजुर्बा जो एक बुजुर्ग ने जिंदगी बिताकर और जिंदगी को गुजार कर हासिल किया होता है, उससे वो बच्चा महरूम हो जाता है और वो एक सिंथेटिक तजुर्बा हासिल करता है, जो कि ये जो हमारे यानी सोशल मीडिया के जरिए से होता है, जो कि अनफिल्टर्ड होता है, जिसके बारे में हमें पता नहीं है कि वो कितना काबिल एतबार है, कितना सच्चा है और कितना हमारी रवायात के साथ मैच करता है। मुझे याद है अभी पिछले दिनों एक शादी हो रही थी, तो एक छोटी सी बच्ची मेरे पास आई और आके मुझे कहने लगी कि अंकल आपने प्रसाद ले लिया है? तो मैंने कहा वो क्या होता है? तो उसने कहा वहां प्रसाद मिल रहा है, वो आपने ले लिया है कि नहीं लिया? तो अब वो ये प्रसाद का लफ्ज उसके जहन में क्यों आया? इसलिए कि उसने मुसलसल मीडिया में और पड़ोसी मुल्क के ड्रामों में खाने के लिए प्रसाद का लफ्ज सीखा था। इसी तरीके से आप देखिए हमारे बच्चों के बोलने का लहजा जो है वो उन ड्रामों के साथ और उनसे इन्फ्लुएंस हो गया है। तो इसलिए बच्चों की तरबियत पर भी बहुत बड़ा असर पड़ता है और सबसे बड़ा असर ये पड़ता है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब प्रोग्राम में शामिल होने के लिए और इतनी अच्छी गुफ्तगू करने के लिए। टॉपिक तो ऐसा था कि घंटों बात हो सकती है, लेकिन वक्त की किल्लत है, दरिया को कूजे में हमने बंद करने की कोशिश की है। और इस सारी मामलात का लब्बे लबाब यही है कि जो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स हैं वो अपने तजुर्बात से बच्चों को वो चीज़ें सिखा देते हैं कि वो आने वाली ज़िंदगी में बहुत सारी ठोकरों से बच सकते हैं। मुझे आपने इजाज़त देनी है, कल तो संडे है, हमारी मुलाकात नहीं होगी, इंशाल्लाह पीर की सुबह फिर से मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह निगहबान।